नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राजकोषिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं वो आरियों के साथ। बोया ना कुछ भी फसल मगर ढूंढते हैं लोग, कैसा मजाक चल रहा है क्यारियों के साथ। कोई बताए किस तरह उसको चुराऊं मैं, पानी की एक बूंद है चिंगारियों के साथ। और सेहत हमारी ठीक रहे भी तो किस तरह, आते हैं खुद हकीम ही बीमारियों के साथ। इन जैसी बहुत सी अमर रचनाओं को कागज पर उतारने वाले डॉक्टर कुंवर बेचैन के नाम से हम सभी परिचित हैं। लगभग 3 वर्ष पहले कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया था। हाल ही में उनके बेटे प्रगीत कुंवर और पुत्रवधू भावना ऑस्ट्रेलिया से गाजियाबाद पधारे। एक मुलाकात के दौरान इन दोनों से और डॉक्टर साहब के भतीजे प्रतीक सक्सेना से डॉक्टर साहब के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में साहित्य की स्थिति के बारे में और वहां के लोगों का भारत के मौजूदा राजनीतिक सिस्टम पर, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या नजरिया है, इस बारे में बहुत सी बातें हुई। दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर बेचैन का नाम कितनी ऊंचाई पर और कितने सम्मान के साथ अंकित है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि दुनिया के किसी भी देश के साहित्यिक क्षेत्र में जब गाजियाबाद का नाम आता है तो अक्सर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि वो गाजियाबाद जहां डॉक्टर कुंवर बेचैन रहते थे। ऐसे डॉक्टर कुंवर बेचैन के परिजनों से जो बातें हुई उन्हें मैं इस एपिसोड में आपके सामने रख रहा हूं। डॉक्टर बेचैन का पहला काव्य संग्रह पिन बहुत सारे 1973 में छपा था। हाल ही में उनके बेटे प्रगीत ने ऑस्ट्रेलिया में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराकर उसका फिर से प्रकाशन कराया है। ऐसा क्यों किया गया, आइए सुनते हैं इस बारे में क्या कह रहे हैं प्रगीत कुंवर। पिन बहुत सारे का ये था कि क्योंकि ये प्रति 1973 में थी तो अब तक इसके अधिकतर या तो वो बिक चुके थे या सब कुछ पापा जी भेंट कर चुके थे। तो एक प्रति उनके पास बची हुई थी और जब मैं 2019 में उनकी उपस्थिति में आखिरी बार आया तो घर की सफाई करते हुए जब पिन बहुत सारे की प्रति मिली तो उन्होंने तुरंत ये पुस्तक मेरे हाथ में देते हुए कहा कि ये जो है अपने साथ आप ले जाओ, ऑस्ट्रेलिया तुम ले जाओ क्योंकि वहाँ ये सुरक्षित रहेगी। यहाँ दीमक और इन चीज़ों का डर लगा रहता है और था भी ऐसा, कहीं उनका ऐसा मटेरियल जा चुका था दीमक के उसमें। तो ये प्रति हम लेकर चले गए और बाद में जब ये सब दुखद बातें हुई उस उनको हमने खो दिया तो मन में कहीं ना कहीं ये था कि इस पुस्तक का दूसरा संस्करण आना ही था। उनका भी मन था तो हमने जब वो सोचा दूसरे उस पर काम करें तभी याद आया कि जब मम्मी पापा जी ऑस्ट्रेलिया आए हुए थे तो हमारे जो आहिंदी भाषी जो वहाँ के ऑस्ट्रेलियन मित्र हैं वो सब प्रभावित थे क्योंकि पोइट्स के नाम से वो लोग बहुत ज़्यादा एकदम प्रभावित हो जाते हैं कि पोइट होना बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ लाखों में कोई एक दो लोग ही ये कला रखते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा अंकल पोइट हैं तो उनकी कोई रचना सुनवाइए। जब सुनवाने वाली बात हुई तो उस समय ये रहा कि उन्होंने पापा जी ने अपनी रचनाएं पढ़ी। पढ़ने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने बताया वो लोग पूछ रहे थे कि रचना तो सही है, वो हिंदी वो समझ नहीं रहे थे तो हमसे पूछते थे कान में कि इसका मतलब क्या। तो हम उन्हें भावना और भाषा को लेकर समस्या हाँ थी, तो वो बता रहे थे कि हम बताते थे ये कुछ पापा जी भी इंग्लिश उसको में उन्हें ट्रांसलेट ट्रांसलेट करके। कर रहे थे। तो वो बात हमारे कहीं ना कहीं मन में थी कि उन लोगों ने पूछा भी था क्या उनकी कोई इंग्लिश में भी कोई पोइट्री बुक आई है तो हमें दो, हम पढ़ना चाहते हैं। तो पिन बहुत सारे का जब ये संस्करण आना तय हुआ तो हमारे मन में आया कि क्यों ना उसको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी रखा जाए। उसके लिए हमारे लिए चुनौती थी कि किस तरह से उसको इंग्लिश में पोइट्री में लाया जाए जो उनके जो भाव हैं हिंदी में बने दिए हुए रहे हैं वो बने रहें। तो उसके लिए बहुत दिमाग तराशा क्योंकि हम लोग जो हैं हम तो सीधी फ्लैट इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं तो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते थे जो एक अंग्रेजी कविता लिखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो पापा जी के मित्र हैं राजीव वत्से जी जो 1966 से कनाडा में सेटल हैं। तो वो अक्सर उनसे बातचीत होती थी। तो वैसे तो खैर वो साइंस के व्यक्ति हैं, साइंस की भी कई पुस्तकें लिखी, इंग्लिश पोइट्री पे भी उन्होंने लिखा। और पिछले कुछ वर्षों से जब मैं भारत आता था तो वो उसी समय कनाडा से आए हुए होते थे और पापा जी से वो अपनी कुछ कविताओं पर जिक्र करते थे और उनसे पूछते थे क्या है कैसे है। तो साथ साथ में भी बैठा होता था तब मुझे पता चला कि वो हिंदी में भी लिख रहे हैं। तो हिंदी का भी उन्हें ज्ञान था, हिंदी पोइट्री का भी ज्ञान था, इंग्लिश का भी ज्ञान था। तो हमने उन्हें अप्रोच किया, हमने कहा अंकल जी पापा जी के लिए कैसे से पुस्तक निकालने का विचार है।
तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी और उसके बाद ये पुस्तक हम सबके बीच आई। तो सर, डॉक्टर बेचैन अंतिम दिनों में जब अस्पताल में एडमिट थे तो वहां भी उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी थी। उनकी एक रचना थी मौत कुछ सोच कर तो आएगी। इस नाम से काव्य संग्रह का प्रकाशन कुंवर बेचैन स्मृति न्यास की तरफ से प्रगीत ने कराया है। आइए सुनते हैं इस बारे में क्या क्या बता रहे हैं प्रगीत और भावना। इस डॉक्टर कुंवर बेचैन स्मृति न्यास में जो है हम 3 पुस्तकें हैं पापा जी की। पहले जो उन्होंने जो संग्रह उनके अप्रकाशित थे उनको पहले प्रकाशित किया, और ये पुस्तक क्योंकि उनकी पहले से प्रकाशित थी, इसका हमने दूसरा संस्करण इंग्लिश के साथ ये इसमें दिया है। इससे पहले 3 पुस्तकें आई चुकी हैं, जैसे हाँ, इससे पहले 3 पुस्तकें आई हैं। उसमें एक तो मौत को सोच के तो आएगी हमने एक पुस्तक दी, जो उन्होंने हॉस्पिटल बेड पर लिखा था सब कुछ, वो सारा लेखन हमने उसमें संग्रहित किया है। उसमें कुछ पूरी कुछ अधूरी गज़लें हैं उनकी, तो वो हमने एज इट इज़ वही किया था। और दूसरा एक उनका माहिया संग्रह आया जो जिसका नाम था कह लो जो कहना है, और एक गज़ल का व्याकरण आप सब जानते ही हैं कि उनका एक प्रसिद्ध वो रहा था, उसका चौथा संस्करण जो था वो आया है। भारत में तो साहित्यिक आयोजन बहुत होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनकी क्या स्थिति है? क्या ऑस्ट्रेलिया के लोग भी गीत, कविता, गजल से लगाव रखते हैं? इस बारे में भी मैंने सवाल किया। साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी किया कि भारत का मौजूदा राजनीतिक सिस्टम, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या राय रखते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा है प्रगीत कुंवर ने। जो यदि हम कंपेयर करें बाकी विश्व के अन्य देशों के हिसाब से, तो अभी थोड़ा सा वहाँ उतना परिपक्वता नहीं है जैसे कि अमेरिका में है। यूके में भी काफ़ी बड़ी संस्थाएं, विश्व हिंदी संस्थाएं जो है वो कार्यक्रम भी कराती हैं, साहित्य के लिए समर्पित भी हैं, तो वहाँ उतना नहीं होता। लेकिन वहाँ के लोग जो हैं उन्हें हिंदी से तो नहीं, लेकिन पोइट्री से बहुत लगाव है, क्योंकि स्कूलिंग से ही उनको पोइट्री लिखने का होमवर्क मिलता है। हमारे बच्चे वहीं पढ़े हैं, तो उनको इंग्लिश की पोइट्री स्कूल में सिखाई जाती थी कि कैसे होता है और क्या सिमलीज होती हैं, हर चीज़ का उनको ज्ञान दिया जाता है। तो इसलिए यदि वो नहीं लिख पाते, समझ जरूर पाते हैं ये वहाँ की। तो उन लोगों का जो होता है नज़रिया, भारतीयों की भी बात करें, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियंस की भी बात करें, तो बड़ा फ्रेंडली होता है, बहुत ही मित्रता वाला उनका व्यवहार होता है। और भारत के प्रति आपने जैसे इन दिनों जो राजनीति में जितने कुछ परिवर्तन यहाँ हो रहे हैं, उसका एप्रिसिएशन तो हर जगह है। जब भी कहीं कोई बात होती है तो कहते हैं कि भारत में अब जो एक स्थिरता है, और जो भी नए काम हो रहे हैं, जो कभी केवल योजनाएं थी, आज वो उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो उन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा भारत के प्रति भारतीय लोगों को तो है ही है, हमें गर्व होता है। उन लोगों के बीच में बैठ के हम होते हैं। मित्रों, डॉक्टर कुंवर बेचैन से परिचित सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत ही मुलायम और उदार स्वभाव के थे, लेकिन एक पिता के रूप में क्या वो अपने पुत्र को डांटते भी थे? इसका भी जवाब दिया प्रगीत कुंवर ने। बहुत डांटते थे मतलब पढ़ाई के मामले में बहुत है, क्योंकि वो डिसिप्लिन बहुत थे। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के मामले में ये था कि जब वो सम्मेलनों में जाना शुरू किया भी, तब वो जाने से पहले 2 दिन जा रहे हैं तो हमारा एक पूरा चार्ट बनाकर वो हमारी टेबल के दीवार पर रख देते थे, और वो हमें फॉलो करना होता। तो बहुत डिसिप्लिन थे, और यदि उसमें कहीं भी कुछ कमी रह जाए तो डांट तो बहुत थी। मतलब उनकी घर में एंट्री होने का मतलब होता था कि हमारे थोड़े खड़े होते हैं। मौत कुछ सोचकर तो आएगी जैसी रचना अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टर बेचैन ने लिखी। निश्चित रूप से इसको सुनकर परिजनों को अच्छा नहीं लगा होगा। किस तरह से डॉक्टर साहब से फिर उन लोगों ने बात की, इस बारे में भी प्रगीत ने हमें विस्तार से बताया। जी, उस समय हम भी थोड़ा थोड़ा उनकी मनस्थिति समझ पा रहे थे कि शायद ये पंक्तियां दी आई हैं तो कहीं ना कहीं वो भीतर से कुछ अलग भाव आ रहे हैं, क्योंकि वो तो जैसे आपने कहा सकारात्मकता उनकी पहचान थी, उनकी कविताओं की और गजलों की। तो हमने तुरंत नाराजगी जाहिर करी जब उन्होंने वो भेजा कि ये आपकी हो ही नहीं सकती, आप कैसे लिख रहे हैं, सब तो ठीक है, सब चीजें ऐसे आपकी सोच से हट कर रही। हाँ, तो वो सुबह का वक्त था 5:30 बजे के आसपास। तो जब हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए थे, सूरज निकल रहा था पेड़ों के बीच में से, तभी मैंने तुरंत उसका एक चित्र लिया और चित्र लिख के उसके ऊपर उनकी जो मशहूर शेर है, उस शेर को उसमें लिखा कि जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। वे कार्ड बनाया, उन्हें भेजा कि नहीं आप तो ऐसा लिखते हैं, तो ये आपने कैसे लिख दिया। मित्रों, डॉक्टर कुंवर बेचैन की बहुत ही मशहूर गजल है, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक।
डॉक्टर बेचैन के आखिरी 10 वर्षों की बात करूं तो मेरी और उनकी बहुत सी यात्राएं देश विदेश में साथ साथ हुई। अक्सर मैं उनसे यह गीतनुमा गजल गाने के लिए, सुनाने के लिए कहा करता था और इस गजल को गाते हुए, गुनगुनाते हुए हम लोग लंबा सफर तय कर जाते थे। दोस्तों, बातचीत के दौरान परगीत ने भी डॉक्टर साहब की यह गजल सुनाई। परगीत की आवाज हूबहू डॉक्टर बेचैन जैसी है, अंदाज भी लगभग वैसा है। तो आगे बढ़ने से पहले आनंद लेते हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन की गजल का। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, जिंदगी यूं ही जली मीलों तक, वाह! चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं ही जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। और उसमें एक शेर और है, उसको कहता हूँ। प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। क्या लिख कर गए हैं, कमाल। मित्रों, बातचीत के दौरान परगीत ने ऐसी बहुत सी जानकारियां दी जो पहले बहुत ज्यादा सामने नहीं आई। जैसे कि बाल्यावस्था में डॉक्टर बेचैन ने स्कूल में जो कविता लिखी थी उस पर उनके शिक्षक को भरोसा ही नहीं हुआ कि ये बच्चे ने लिखी है। उन्होंने इसके लिए उनको डांटा कि तुम कहीं से किसी और की कविता ले आए हो। डॉक्टर बेचैन ने सेकंड हैंड टेप रिकॉर्डर भी खरीदा था, वो भी उस समय जबकि वो साहित्य के क्षेत्र में ठीक ठाक स्थापित हो चुके थे। और चूंकि वो अपनी मस्ती में रहते थे, गुनगुनाते रहते थे, लिखते रहते थे, गाते रहते थे, इस वजह से उन्होंने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की ड्राइविंग भी नहीं सीखी थी। उनका कहना था कि मैं अपनी धुन में रहता हूं, कोई ऐसा ना हो जाए कि एक्सीडेंट हो जाए। आइए सुनते हैं इस बारे में क्या बताया है परगीत ने। हाँ, वो ताऊ जी उस समय छोटे थे, पढ़ते थे। तो एक उनके गुरुजी थे ब्रह्मस्वरूप मास्टर। हाँ। तो वो सबको उन्होंने लिखने के लिए दी कि भाई आप जो है ये कविता लिख कर लाइए। तो जब ताऊ जी ने उनको आके दिखाया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये इन्होंने लिखी है। तो उन्होंने उनको बहुत अच्छे से डांटा कि ये तो तुम किसी की चुरा लाया। उम्र इतनी कम थी, शायद 9th क्लास में थे। 8th या 9th की बात होगी। तो उनसे बोला कि एक काम करो, आप दोबारा लिख कर लाओ। अब दोबारा लिखने गए तो ताऊ जी घबरा गए, उनसे लिखा नहीं गया। तो उसके बाद जो है काफ़ी टाइम हो गया, उन्होंने फिर उनको बुलाया, बोले कि आपने लिखी है? बोले हाँ लिखी तो मैंने ही है, लेकिन अब जो है थोड़ा सा घबराहट सी हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने जो अध्यापक थे उन्होंने कहा कि ऐसा है कि यदि ऐसा है तुम तसल्ली से समय लो, लेकिन यदि ये रचना तुम्हारी है तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ का साक्ष्य दो। फिर दोबारा गए तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुलसीदास जी की जीवनी तो तुम्हें आती है? बोले आती है। कि अच्छा तुलसीदास जी पे आप कुछ लिख कर लाओ। तो उन्होंने उस समय पापा जी ने कुछ 2 पंक्तियां उन्हें भी याद रहती थी, अक्सर हम सुनते थे। तो ये था कि जिस ग्राम में उनका जन्म हुआ था कि उसमें जन्म हुआ था, नाम था उनका तुलसी और उनकी माता का नाम था हुलसी। ये 2 पंक्तियां लिख के वो गए और बड़े रोते हुए गए कि आप जो मास्टर जी जो भी कहते होंगे कि आप विश्वास करिए वो सब मेरी ही है, मैंने लिखी है, लेकिन अब देखिए ये है। तो जब उन्होंने वो पंक्तियां पढ़ी तब उन्हें शाबाशी दी। देखते थे कि उनका तरीका क्या है। तो कभी कुछ गुनगुना रहे हैं इधर से उधर, कमरे में जा रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे उनके नदी बोली या ये सारे जो गीत हैं ऐसे ही जन्म लिया। और जब वो पहले धुन साथ चल रही है और साथ साथ शब्द उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, उस दौरान यहाँ पर एक शिलर इंस्टीट्यूट बीके मित्तल, हाँ जी बीके मित्तल जी। तो बीके मित्तल जी जो थे वो उस समय दिल्ली गेट पर शायद कोई एक छोटा सा उनका वो था। तो उनके पास एक टेप रिकॉर्डर था शार्प का, और पापा जी का मन था कि कोई ऐसी नई चीज़ आई है, तकनीक आई है, तो मैं उसे लूँ अपने पास। तो उनसे बात हुई कि आप बताएं आप ये कहाँ से मिल सकता है और कितने, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार था हमारा, उस समय उसकी बड़ी वैल्यू भी थी, सोचना पड़ता था। तो सुभाष जो मित्तल जी हैं, डी के मित्तल जी, उन्होंने कहा कि ऐसा है आप जो है इस मेरे वाले को आप ले लीजिए। बोले नहीं आप मुझे बताइए कहाँ से होता है और कितने का होता है, तो मैं उसके लिए कुछ कलेक्ट करना शुरू करूँ। तो उन्होंने फिर एक
उन्होंने अपना ही वो सेकंड हैंड जो था, बोले नहीं मुझे डॉक्टर साहब बेचना है, मैं बेच देता हूँ। बोले फिर आप इसकी राशि बताइए। उन्होंने वो लिया और वो घर में रहता था हमारे, और पापा जी को इतनी आदत हो गई थी कि हर हर चीज़ 2 पंक्तियां हैं कुछ हैं वो उसमें रिकॉर्ड करते रहते थे। इतना चलते फिरते वो लिखा करते थे कि जब उन्हें 2 व्हीलर हमारे घर में आया और उसके बाद 4 व्हीलर जब आया तो हमने कहा आप ये सीखिए, तो उन्होंने 2 व्हीलर भी नहीं चलाना पसंद किया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिमाग जो होता है ना सोच में रहता है, तो मैं कुछ ना कुछ गलती कर जाऊंगा, मेरे बस की चीज़ नहीं है। तो वो हर वक्त जीते थे, कविता को जिया करते थे। तो सर डॉक्टर बेचैन के तरन्नुम के बारे में तो क्या कहा जाए, एक अलग ही आवाज, एक अलग ही अंदाज उनका रहा। ज्यादातर तरन्नुम तर्ज वो खुद ही बनाया करते थे और सब सुपर हिट रहती थी। डॉक्टर बेचैन का बड़ा मशहूर गीत है बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो तड़फियो कहियो कि हम हैं तेरी बिटिया की अखिया। ये फिल्म में भी आया था, इसको हेमलता ने गाया था और रविंद्र जैन ने इसको संगीतबद्ध किया था। आइए सुनते हैं क्या बता रहे हैं इस बारे में परगीत कुंवर, और साथ ही उनकी आवाज में सुनते हैं डॉक्टर बेचैन का ये मशहूर गीत। जो गीत फिल्मों में आए भी तो संगीतकार को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने कहा जो उनकी तरन्नुम है हम तो जो तरन्नुम उनका है उसी में ही हम इसको करेंगे। ये याद आ रहा है, ये उनका फिल्म में आया था, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। तो इसकी तरन्नुम वही थी जिसमें डॉक्टर साहब गाया करते जी जी जी। ऐसे बद्री वाला गीत में भी यही हुआ। बिछुए वाला गीत जो था वो तो रविंद्र जैन जी ने संगीत दिया था और हेमलता ने गाया था। उसमें जरूर रविंद्र जैन जी के साथ जब पापा जी का वो चल रहा था तो उन्होंने कहा भाई मित्र तो थे ही, क्योंकि कविताएं भी करते थे रविंद्र जैन जी, तो उन्होंने कहा ऐसा है कुंवर साहब, इसमें जो है ना अब तक आपकी सारी वो चली, लेकिन मैं अपनी छाप डालना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसका जरूर एक अलग धुन करी, वो बहुत प्रसिद्ध। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो तड़पियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियां, वाह। बिटिया की अखियां। दोस्तों प्रगीत ने अपने पिता के काव्य संग्रह पिन बहुत सारे का एक छंद मुक्त गीत भी गाकर सुनाया। छंद मुक्त होने के बावजूद डॉक्टर साहब ने इस गीत को इस तरह लयबद्ध किया है जैसे ये छंद युक्त गीत हो। आइए सुनते हैं गीत को। जिंदगी की मेज पर रखी हुई, इस समय की मेज पर रखी हुई, जिंदगी है पिन कुशन जैसी, जिंदगी का अर्थ चुभना हो गया है और चुभने के लिए हैं पिन बहुत सारे। प्रगीत और उनकी पत्नी भावना कौन ने संयुक्त रूप से एक गजल संग्रह भी लिखा है जिसका शीर्षक डॉक्टर बेचैन ने ही दिया था, मिलकर गजल हो जाएंगे। इसके कुछ अशार भी दोनों ने हमें सुनाए। मतलब देखिएगा, इस बार कह ही दूंगी यही सोचती हूँ मैं, इस बार कह ही दूंगी यही सोचती हूँ मैं, पर दिल के अपने राज कहाँ खोलती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर दिल के अपने राज कहाँ खोलती हूँ मैं। और देखेगा कि दुनिया की बेहिसी ने किया जख्म दिल मेरा, वाह, कि दुनिया की बेहिसी ने किया जख्म दिल मेरा, भर दे जो जख्म वो ही दवा खोजती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो जख्म वो ही दवा खोजती हूँ मैं। और एक शेर और देख लीजिएगा कि छीना है जिसने जीने का ही हक मेरा यहाँ, कि छीना है जिसने जीने का ही हक मेरा यहाँ, उस टूटते रिश्ते की कड़ी जोड़ती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। टूटते रिश्ते की कड़ी जोड़ती हूँ मैं, और इस बार कह ही दूंगी यही सोचती। नाराज अपने आप से जब भी हुआ हूँ मैं, वाह, नाराज अपने आप से जब भी हुआ हूँ मैं, खुद को मिटा के एक नया फिर से बना हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुद को मिटा के एक नया फिर से बना हूँ मैं, और अपनी हर एक सांस में जीता हूँ आपको। पिताश्री को समर्पित है कि अपनी हर एक सांस में जीता हूँ आपको, कुछ इस तरह से आपसे रहता जुड़ा हूँ मैं। बहुत अच्छा, कुछ इस तरह आपसे रहता जुड़ा हूँ मैं। मित्रों, दिल्ली के शायर शहपर रसूल का एक शेर है कि मैंने भी देखने की हद कर दी, मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया। दिवंगत लोग अगर तस्वीर से निकल पाते तो कितना अच्छा होता। मैंने प्रगीत से पूछा कि डॉक्टर बेचैन सपने में तुम्हारे सामने आ जाएं या कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम क्या कहोगे, क्या करोगे? आइए सुनते हैं
क्या जवाब दिया परगीत कुंवर ने? आपने बहुत एक भावपूर्ण प्रश्न किया है। और जब वो नहीं रहे थे, और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पूरा बंद था, सेवाएं बंद थी, कोरोना उड़ानें की बंद वजह थी, से। तो बहुत घुटन थी, बहुत चीज़ें थी, परेशान भी रहते थे। तो उन दिनों भी यही होता था कि विश्वास नहीं होता था, ये लगता था ये सब झूठी खबर है, हम भारत जाएंगे, पापा जी फिर वहीं मिलेंगे दरवाजे पर कि हाँ आ गए बेटा, सब चीज़ें, क्योंकि सब कुछ किया नहीं था, सब प्रतीक के हाथों से ही उनका अंतिम वो हुआ। तो हमेशा ये रहता था कि यदि पापा जी दोबारा आए तो सबसे पहली चीज़ तो ये लगता था कि उन्हें कस के पकड़ लूंगा, अब कहूँगा अब आपको हम कहीं जाने नहीं देंगे। परगीत ने हमें अपने दोहा संग्रह का एक दोहा भी सुनाया। नहीं चाहिए रेल बस, नहीं चाहिए रेल बस, नहीं चाहिए यान, बात। नहीं चाहिए रेल बस, नहीं चाहिए यान, दिल से दिल तक का सफर कितना है आसान। बहुत सुंदर। डॉक्टर बेचैन की ये मशहूर पंक्तियां भी इन्होंने सुनाई। चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया, और जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, ए नींद तेरे रात ना आने का शुक्रिया, ए नींद तेरे रात ना आने का शुक्रिया। बातचीत के दौरान परगीत के चचेरे भाई प्रतीक सक्सेना भी उपस्थित रहे। एक भतीजे के रूप में वो कैसा महसूस करते हैं, इस पर भी आइए सुनते हैं क्या बोले हैं प्रतीक सक्सेना। मुझे बहुत गर्व होता है कि डॉक्टर कुरबेशन मेरे ताऊजी थे। बिल्कुल। आपको पता होगा कि गजल पहले उर्दू में ही लिखी जाती थी। हाँ। हिंदी में लाने का श्रेय सबसे पहले दुष्यंत कुमार जी को, उसके बाद ताऊ जी को। और ये दोनों ही, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, चंदोसी, क्या बात ये दोनों उसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो उन सब का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तो ताऊ जी ने एक महाकाव्य लिखा है प्रतीक पांचाली। प्रतीक पांचाली, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहुत बड़ी बात है महाकाव्य लिखना। और मैं उनसे मजाक मजाक में कहा करता था कि ताऊ जी ये मेरे नाम के ऊपर लिखा हुआ है। तो वो हंस जाते थे कि हाँ हाँ तुम्हारे ऊपर ही लिखा हुआ है। मित्रों, डॉक्टर साहब का मशहूर गीत नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, हम सब ने बातचीत के दौरान मिलकर गाया। आइए याद करते हैं डॉक्टर कुरबेशन को। नदी बोली समुंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया। क्या बात। बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, छुपा कर रख मुझे सागर पसीने की कमाई हूँ। नदी बोली समुंदर से। और अब आपसे विदा लेता हूं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा वीवीआईपी न्यूज। और अब जाते जाते डॉक्टर बेचैन का गीत जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, एक बार फिर से नमस्कार। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, जिंदगी यूं ही जली मीलों तक, वाह। चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं ही जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। और उसमें एक शेर और है, उसको कहता हूँ। प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर,
खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। क्या लिख कर गए हैं, वाह कमाल। वाह